नमस्कार एंड स्वागत है मित्रों आप सभी का। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं मित्रों, इन लास्ट 25 डेज यानी बचे हुए इन अंतिम 25 दिनों में आप सी टेट की क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और कौन कौन से टॉपिक को देखें या उनको कवर करें कि जिससे बचे हुए इन अंतिम दिनों में आप सी टेट में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मित्रों, और अपना जो स्कोर है वह बढ़ा सकते हैं और आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो यह वीडियो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अंतिम समय ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो सीटेट एग्जाम देने वाले हमारे जितने भी शिक्षक साथी होते हैं तो सभी आप अंतिम दिनों में ज्यादा सचेत होते हैं। इसलिए ये अंतिम दिनों की वीडियो आपके लिए बेहद सहायक होने वाली है मित्रों। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिससे आप समझ सकें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए इन बचे हुए अंतिम 25 डेज के अंतर्गत। आपको कौन कौन से वो टॉपिक कवर करने हैं जैसा मैं आपको लिए लेकर आया हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप सभी की ढेर सारी कमेंट थी कि सर आप अपने द्वारा अपने एनालिस्ट के द्वारा एक बेहतर रणनीति के माध्यम से हमें उन टॉपिक को प्रोवाइड कराइए जो कि बार बार उन टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप होते हैं और एग्जाम्स में जिन टॉपिक के द्वारा हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, सबसे पहले तो आपको सी टेट के मूल आधार और यानी कि मूल स्तंभ क्या हैं उनको बेहद समझना बेहद जरूरी है। तो उनको समझने के पश्चात आप अपना जो सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो सीटेट के जो मूल आधार हैं जिन्हें हम मूल स्तंभ भी कहते हैं, तो पहला मूल आधार है ये हमारा पेडागोगी यानी पेडालॉजी। तो पेडालॉजी यानी कि इसे हिंदी में शिक्षण शास्त्र कहते हैं, और प्रत्येक भाग में आप पेपर 1 अटेम्प्ट करें या पेपर 2 अटेम्प्ट करें तो प्रत्येक भाग में पेडागोगी के 15-15 क्वेश्चन आते हैं और इस तरह मिलाकर के कुल 90 अंक आपके पेडालॉजी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 90 अंक के प्रश्न पेडालॉजी से ही आपके बनते हैं। तो यह सिखाती हमें बच्चों का अध्ययन। अब देखिए पेडागोगी हमें सिखाती है बच्चों का अध्ययन आप किस तरह करेंगे या उनके मानसिक स्तर का आप अध्ययन किस तरह करेंगे। अब आप बात करते हैं पेपर 1, क्योंकि काफी विद्यार्थियों के मन में कमेंट्स होगी और शंका भी होगी कि सर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए अब आप कहोगे पेडागोगी कॉमन है सभी में, पेपर 1 और 2 में कोई खास अंतर नहीं है, यानी सभी के लिए जो पेडागोगी है वो काफी कॉमन है। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर 1 है हम उनके बालकों का जो मानसिक स्तर है उसका यानी कि वो 6 से लेकर के 11 वर्ष, कितने 6 से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों का मानसिक स्तर का हम अध्ययन करते हैं, या हम कहें कि शिक्षण शास्त्र के माध्यम से हम 6 से लेकर के पेपर 1 में वहीं से आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे आपके बालक के देख, और पेपर 2 में आप 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आपको यानी शिक्षण शास्त्र को अध्ययन करना होगा। दूसरा जो हमारा मूल आधार मूल स्तंभ है एनसीईआरटी बुक्स, जो कि 3 से लेकर के 8 तक की। अगर आप मैं कहूंगा कि आप सभी एनसीईआरटी बुक्स यानी 3 से लेकर के 8 तक की अध्ययन करें तो इन बचे हुए शेष दिनों में आपके लिए काफी टफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और बेहतर सिलेक्टेड टॉपिक लेकर आए हूं जिनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पुटअप होते हैं। और तीसरा हमारा मूल आधार जो कि बालक है, बालक को ही केंद्र बिंदु मान करके हमारी पेडालॉजी चलती है, और पेडालॉजी हमें यही बताती है कि बालक को आप या बालक के मानसिक स्तर को आप किस तरह जानेंगे, उनके बारे में आप किस तरह अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानसिक यानी बालकों का अध्ययन ही आपका शिक्षण शास्त्र है, और बालक के ध्यान में रखते हुए ही आपके अप्लाई क्वेश्चन सी टेट में बनते हैं। और जितने ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतनी ज्यादा ही बेहतर तरीके से आप उस क्वेश्चन को अप्लाई कर पाएंगे। तो कंटेंट क्लियर होने पर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो चौथा मूल आधार है, चौथा हमारा मूल आधार है आपका प्रीवियस ईयर।
पेपर, यानी सीटेट जो एग्जाम प्रारंभ हुआ है 2011 से प्रारंभ हुआ है। 2011 से लेकर के अब तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिए ना, आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक बिल्कुल शांत मन से उनका अध्ययन करना है और उनका विश्लेषण करना है। पढ़ना और उनका अध्ययन करना दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको अध्ययन करना है अच्छी तरीके से। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए चौथा मूल आधार किस तरह हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर के माध्यम से आप सीटेट का पैटर्न और किन किन कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने 2011 से लेकर के अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए ना, तो जो आप पैटर्न समझ पाएंगे और उनका एनालिसिस यानी कि अध्ययन कर पाएंगे, तो आप जान पाएंगे कि लगभग प्रीवियस ईयर से आपका 40 से 50% क्वेश्चन कवर हो जाता है पैटर्न और कंसेप्ट के माध्यम से। बस थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन होता है, रिपीट क्वेश्चन नहीं होते सीटेट में, इतना याद रखेंगे। तो ये था आपके लिए। और इसमें सबसे अहम रोल, कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स थी कि सर टाइम मैनेजमेंट, जो पहली बार कुछ सीटेट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह करेंगे। और जो कई बार एग्जाम से यानी एक से अधिक बार अप्लाई कर चुके हैं, एग्जाम में सम्मिलित हो चुके हैं, तो वो भी उनके भी कुछ समस्या आती है कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तो आपकी अगर स्ट्रेटजी यानी कि बेहतर रणनीति होगी तो आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। और कुछ बालक ऐसे भी होते हैं कि बचे हुए यानी कि जो हमारे पास समय होता है सीटेट के लिए 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, जो 150 मिनट होती है, इसी में के अंतर्गत हमें 150 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है, तो उनके पास समय भी शेष रह जाता है। तो वही रणनीति बनानी है, क्योंकि आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं कि 2018 में लगभग 21 से 22 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से क्वालिफाई हुए थे लगभग 4 से 5 लाख। तो जो क्वालिफाई का जो रिजल्ट है वो लगभग 15% है। तो हमें उस 15% की रणनीति को अपनाना है, में ही हमें सम्मिलित होना है। इसके लिए बेहतर रणनीति, एक बेहतर स्ट्रेटजी लास्ट के दिनों में आपके लिए कारगर सिद्ध होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी, क्योंकि पहला टॉपिक है सीडीपी। तो सीडीपी यानी बाल विकास। बाल विकास आप सभी ने बड़ी अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा, तो उसके कुछ टॉपिक्स आपने एनालिसिस करने के पश्चात पाए होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जहां से सीटेट में आपके एग्जाम्स बनता है। जैसे कि पहला ही हम एक टॉपिक उठाते हैं कि बाल विकास एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, यानी बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, जैसे कि माँ के गर्भ से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था आदि। और जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि वर्तमान में भी सबसे बालक को केंद्रीय बिंदु मान करके ही हमें अध्ययन करना होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो पहला टॉपिक कवर करेंगे इसको। और दूसरा है समाज। बालक का समाज में क्या स्थान है, जेंडर का पूर्वाग्रह फैला हुआ है, जेंडर बाध्यता है, इससे पूर्वाग्रह आदि। इस एक ऐसा एक टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपका हर बार एग्जाम में पुटअप होता है। और प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाएगा तो इससे ही जेंडर यानी लिंग पूर्वाग्रह से ही आपके 2 क्वेश्चंस बने थे प्राइमरी में। तीसरा है बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत, आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की आदि के माध्यम से इन सिद्धांतों को बस कंसेप्ट को क्लियर रखना है और इन पर अप्लाई क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्या होता है सीधे वाइगोत्स्की या जीन पियाजे के माध्यम से। अगला है आपका टॉपिक समायोजन एवं समावेशी शिक्षा, यानी बालक जो है अपने मित्रों, परिवार, विद्यालय आदि के साथ किस प्रकार से समायोजन कर पाता है, उसमें पॉजिटिव पॉइंट रखेंगे। और समावेशी शिक्षा, सतत शिक्षा, दोनों को ध्यान रखना है, इससे भी आपका क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेष विकार, यानी बालकों में जैसे विशेष विकार होती है, जैसे पठन विकार है, लेखन विकार है, जैसे डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया, अफेजिया आदि, ये सभी विकार हैं कुछ। इनके लिए मोस्ट ट्रिक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जल्दी से ही। तो ये ट्रिक विशेष विकार, इनसे एक क्वेश्चन आपका हर बार आता ही है। और अगला है आपका आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005। आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
2005 से। यहां से इन दोनों टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, यानी कि बनता ही बनता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके सीडीपी के। और जो दूसरा हमारा भाग है हिंदी का, ये हमारी प्रथम भाषा होती है। बस आप याद रखें, कई बार इसमें प्रथम और द्वितीय भाषा में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए डेडिकेट वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड हो जाएगी। तो हिंदी, तो हिंदी के लिए 15 आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र क्वेश्चन होते हैं, और 15 अंक आपका अपठित गद्यांश एवं पद्यांश होता है। 15 अंक का क्या होता है आपका अपठित गद्यांश एवं पद्यांश होता है। तो आप, और 15 अंक का आपका भाषा शिक्षण, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी का शिक्षण शास्त्र होता है। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आपके मन में यह भी प्रश्न आता है। तो अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के लिए स्पेशल डेडिकेट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर भी मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि अपठित जो गद्यांश और पद्यांश होता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस जो दिया हुआ है आपके सामने जो अपठित गद्यांश है पद्यांश है उसको एक बार बेहतर तरीके सरसरी नजर से उसको समझना है, अध्ययन करना है, और जो उसमें सेलेक्टेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे ही आप उनको अंडरलाइन करेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट आपको एक गद्यांश पढ़ने में लगेगा, उसके पश्चात आप क्वेश्चन पे आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको अधिक समय नहीं लगना है और ना ही आपका कभी भी क्वेश्चन गलत होगा। नेक्स्ट है आपका द्वितीय भाषा के रूप में काफी विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं और कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी लेते हैं। हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी सभी के टॉपिक एक ही हैं, बस थोड़ी सी भाषा उसको संस्कृत में चेंज कर दिया जाता है, उसी को इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में चेंज कर दिया जाता है। तो वहां से भी आपके संस्कृत का लें या अंग्रेजी का लें, अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है, और वहां पर भी जो हमारे शिक्षण शास्त्र यानी भाषा शिक्षण के 15 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए भी यही ट्रिक है कि भाषा से किसी भी का जब भी आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करने के पश्चात सॉल्व करेंगे। अगला हमारा आता है मैथ यानी कि गणित। गणित काफी बच्चे इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं, और मेरा सुझाव यही है कि जैसे आपके जिस विषय वस्तु या जिस सब्जेक्ट में आपका रुचि है उसको सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके पश्चात मध्य में, अगर आपके गणित में थोड़ी सी कमजोर है तो बीच में मैथ को रख लीजिए। तो यहां से कुछ टॉपिक्स हैं। तो यहां से जो टॉपिक है आपका पहला है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से आपका एक एक क्वेश्चन 100% जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें एनालिसिस करने के पश्चात देखा गया कि एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। और दूसरा टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, इकाई अंक पर आधारित। और जो दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली का मतलब यह है कि जो दशमलव की प्रणाली है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में आपने क्वेश्चन देखा था कि कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, कुछ नंबर दिए जाते हैं जैसे कि 1 0 1 0 1 को किस अंक या दार्शनिक अंक या कौन सी संख्या व्यक्त करेगी, और या कोई संख्या दे दी जाती है और उसको से पूछा जाता है इसको दार्शनिक प्रणाली या द्विआधारी पद्धति में कौन सी संख्या व्यक्त करेगी, या ऑप्शन दिए होंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मापन प्रणाली, मापन प्रणाली एवं पैटर्न पर आधारित। इन दोनों टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन बनता ही है। और आपके दशमलव में यानी दार्शनिक जो प्रणाली है उसका आरोही और अवरोही यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां से हर बार क्वेश्चन दशमलव में नंबर दे दिए जाते हैं और आपको इनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऑप्शन में आपको इनको पूछा जाता है। तो यहां से ये भी ध्यान रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है और पेपर सेकंड के लिए आपको यहां पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है। अगर ऐसे सोशल साइंस है या मैथ साइंस है तो वो आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहां पर ईबीएस का सबसे पहला और जो टॉपिक है पर्यावरणीय घटक एवं खाद्य श्रृंखला, यानी पर्यावरण के जो घटक होते हैं जैसे कि जैविक और अजैविक घटक और उनकी जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, इनका एक पैटर्न पर आधारित या खाद्य श्रृंखला का जो पैटर्न है उस पर आधारित आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी कवर करेंगे। और सेकंड है आपका विभिन्न जीव जंतुओं के गुण।
भिन्न भिन्न जीव जंतुओं के गुण, विशेष गुण, जैसे कि उनके रहने का स्थान यानी आवास के बारे में, या उनके खाना, आयु आदि से संबंधित या आदि पर आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तीसरा हमारा टॉपिक है विशेष पौधे। विशेष पौधे होते हैं, जैसे कई पौधे होते हैं भिन्न भिन्न राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि तुलसी का है, रेगिस्तानी ओक का है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये एक ऐसा पौधा होता है, इसे तो तुलसी को तो औषधियों की रानी कहते हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी आया था। और जो रेगिस्तानी ओक होता है ये हर बार रिपीट होता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी जो जड़ है वो 30 किलोमीटर तक गहरी चली जाती है और इसके तनों में पानी भरा होता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो वहां के लोग इसके तनों से पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। और यह पाया कहां पर जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आवास, जैसे कि भिन्न भिन्न क्षेत्र हमारे लद्दाख है, असम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश आदि। तो उनके जो भिन्न क्षेत्रों के आवास होते हैं उनकी अलग से स्पेशल विशेषता होती है। उन विशेषताओं को सीधे ऑप्शन में रखा जाता है और एक नेगेटिव पॉइंट रखा जाता है, तो उनको भी आपको कवर करना है। और अगला है विशेष राज्यों के, यानी कुछ विशेष राज्यों के जो प्रत्येक बार आता है, विशेष राज्यों के खाद्य पदार्थ या उनके जो भोजन है, जैसे कि आप जानते हैं केरल का टैपियोका है और लिंगहुफेन है जो कि हांगकांग का है, यानी सांप का मांस होता है। और नृत्य, यानी उन राज्यों के नृत्य, जैसे मिजोरम का चेराओ है आदि नृत्य है, उनसे एक क्वेश्चन बन जाता है। और वहां की जनजातियां, वहां पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, उन जनजातियों का पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान क्या है, और वहां की जनजातियों की भाषा है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है कुडुख किसकी भाषा है आदि, कुछ भाषा होती है, तो ये सभी आपको देखने होंगे। और अगला है एनसीएफ 2005 के जो 6 थीम्स होते हैं, यानी एनसीएफ की जो 6 थीम्स होती हैं, जिसे हम 6 विषय वस्तु बोलते हैं, इनको आपको देखना होता है। और ये या इन पर आधारित या इन्हीं के अंदर से जो विशेष पार्ट होते हैं उन पर आधारित यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें से परिवार एवं मित्र आता है, आपका भोजन आता है, जल आवास यात्रा एवं हम चीजें कैसे तैयार करते हैं या देखते हैं। और एक और टॉपिक है ईवीएस का, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसमें टिकट एवं समय सारणी, यानी कि टिकट से संबंधित वहां पर क्या क्या अंकित होता है, सीधे ऑप्शन में बन जाता है। और समय सारणी, समय सारणी से हर बार एक क्वेश्चन चाल और दूरी, एक टाइम टेबल दी होती है और उस पर चाल या दूरी पूछ ली जाती है, एक पैटर्न दिया होता है, उस पर आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ आपका बेहतर और सिलेक्टेड टॉपिकों को लेकर के एक वीडियो थी मित्रों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और मददगार साबित होगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो सीटेट 2019 5 जुलाई में सम्मिलित होने वाले हैं। मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपका सीटेट एग्जाम से बेहतर अंकों के साथ बेहतर रणनीति तैयार करने पर आपका मित्रों, और मेरी तो यही कामना है कि आप सभी शिक्षक साथियों का जो सीटेट है वो एग्जाम एक अच्छे और बेहतर अंकों के साथ क्वालिफाई हो। नमस्कार, धन्यवाद।